हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथी, आपके दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर क्लास, जो कि हमारी बायनोमियल थ्योरम क्लास 11th से। तो ये जो क्लास होगी वो आपको बताएगी कि आप बायनोमियल थ्योरम की यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों हमें नीड पड़ती है कि हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ें, कहाँ पे हमें लगता है कि हम बायनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। वो सब आज के हम क्लास में देखेंगे। बायनोमियल थ्योरम होती क्या है, कैसे हम उसको डिराइव करते हैं, या कैसे उसका फॉर्मूला हमारे आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम आपको आज इस क्लास में अच्छे से बताएंगे कि आप बायनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है उसको आप कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं, खुद से आप कैसे इसको लिख सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और देखो, सबसे पहले हमारा बायनोमियल क्लास में सबसे पहला हम शुरू करते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन हमारा होता क्या है। बायनोमियल एक्सप्रेशन में एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो देखो, बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो नाम से ही क्लियर है, बायनोमियल। आपने पढ़ा होगा अब तक मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे करके कि मोनोमियल में क्या होती है, हमारी एक टर्म होती है। बायनोमियल में क्या होती है, दो टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल में कितनी होती है, तीन टर्म्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बायनोमियल, बायनोमियल नाम से क्लियर है कि इसका मतलब कितनी टर्म्स होंगी, दो टर्म्स होंगी। डिसिमिलर टर्म्स का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग टर्म्स होंगी। अगर आपने दोनों एक जैसी टर्म्स लिखी तो उनको तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप उसको एक ही टर्म बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें कैसे लेनी है, दो डिसिमिलर टर्म्स लेनी है। दो डिसिमिलर टर्म्स का जो एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है, उसको क्या कहते हैं हम, बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो हम देखते हैं। देखो, जैसे हमने यहां से लिख दिया, सबसे पहले हमने लिख दिया यहां पे कि एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स। क्या ये हमारी बायनोमियल एक्सप्रेशन है? क्या आप इसको कह सकते हैं कि हमारी कैसी है ये बायनोमियल एक्सप्रेशन? तो यहां से सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, एक्स वाई स्क्वेयर एक्स, दोनों की डिग्री कितनी है, 3 और 3। ठीक है, ये एक टर्म कंप्लीट है, ये एक टर्म कंप्लीट है। इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3। यहाँ पे एक्स की डिग्री 1, वाई की 2, वाई की 2, एक्स की 1। अब मल्टीप्लाई में आगे पीछे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसको वाई स्क्वेयर एक्स लिख लो, चाहे फिर क्या लिख लो, इसको एक्स स्क्वेयर वाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ये हमारा कितना हो गया, ऐड होके 2x वाई स्क्वेयर। तो ये हमारे यहां से यहां बन गई, सिर्फ एक ही टर्म बनी। इसका मतलब ये हमारी बायनोमियल नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे होनी चाहिए, डिसिमिलर टर्म्स। इसलिए हमें अगर सिमिलर टर्म्स आप लोगे तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट होके एक सिंगल टर्म आपकी बन जाएगी, लेकिन वहां से मोनोमियल आपकी बन जाएगी। हमें तो क्या चाहिए थी, बायनोमियल चाहिए थी। इसलिए हमें कैसी लेनी है, दोनों के दोनों टर्म्स डिसिमिलर। तो यहां से अगर हम देखें, अगर हम यहां से देखें, जैसे मैंने ये लिख दिया एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। अब ये जो है, ये क्या आपका बायनोमियल एक्सप्रेशन है। तो यहां से देखो, ये एक अलग टर्म है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर 1। दोनों की दोनों आपकी अलग अलग टर्म्स लिखी हुई हैं, क्योंकि दोनों में x और y की पावर अलग अलग है। अगर अलग अलग पावर, इसका मतलब दोनों टर्म अलग अलग है, डिफरेंट टर्म्स हैं, और दोनों अलग अलग टर्म्स को, डिसिमिलर टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा एज इट इज रह जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बायनोमियल एक्सप्रेशन को क्या देखते हैं हम, कि दो डिसिमिलर टर्म्स होनी चाहिए। दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, आपकी डिसिमिलर टर्म्स होनी चाहिए। जैसे देखिए, हमने यहां पे ले लिया a प्लस बी। एक तरह से ये भी हमारी क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है। बायनोमियल एक्सप्रेशन कैसे है, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो a है और एक b है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या होगी, a प्लस बी भी क्या होगी, हमारी बायनोमियल एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, इस तरह से हम, जैसे ये लिख दिया हमने a स्क्वेयर बी प्लस बी, कुछ भी लिख दो, लेकिन दोनों के दोनों टर्म्स कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बायनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। जैसे ये a प्लस बी आपने लिख दिया, ठीक। अब इसकी हो सकता है पावर भी हो, 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, n पावर हो। तो इन अगर हमारे पास पावर ज्यादा है तो उसके लिए हम कहाँ यूज करते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन आते हैं। एक्सपेंशन से हम बायनोमियल थ्योरम डिराइव करते हैं। तो यहां से सबसे पहले देखो,
कुछ हम बाइनोमियल एक्सपेंशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है a प्लस बी की पावर 0। a प्लस बी की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 आपको पता है क्या होता है बेटा, 1 होता है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपको पता है a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 1, इसका मतलब पावर 1 तो अंदर वाली टर्म क्या रहती है, एज इट इज रहती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, अब तक आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के नाम से पढ़ी होंगी इनको। 8th-9th क्लास में क्या आती है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज बोली जाती हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सब आप पढ़ते हैं। असल में क्या होते हैं, ये कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशंस होते हैं जिनको हम आइडेंटिटीज बोल देते हैं। वहां पे सिर्फ आपको वही चीज रटवाई जाती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जिसको आप बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम जल्दबाजी में यही बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आपकी क्लास की जो 8th क्लास की बुक्स हैं उसमें सबसे पहले आती है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आती है, तो वहां पे कैसे लिखा होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसको लिखने का सीक्वेंस एग्जैक्ट वही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ऐसे ही a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। वहां पे आपके एक सीक्वेंस में लिखी होती है, वो सीक्वेंस में क्यों लिखी होती है, उसी तरह से उनको क्यों लिखते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसी सीक्वेंस में उनको क्यों लिखते हैं। ये हम एग्जैक्ट, तो जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं कि a प्लस, आपने किसी क्लास में पूछते हैं हम कि बताओ बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जस्ट क्या बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक, वो भी है, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, लेकिन जस्ट एक सीक्वेंस अगर हम देखने लगे तो सीक्वेंस अगर जहां मैटर करती है तो यहाँ पे काम आएगी अगर आप उसी सीक्वेंस उसको याद करते हो। तो यहां से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ a प्लस बी के पावर 4 क्या होती है, ठीक है, अब आपने सबने क्लास में सिर्फ इतना ही याद किया होता है, ये भी किसी किसी को ही पता होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अगर उनसे पूछने लग जाए, आप सिर्फ याद कहाँ तक करके चलते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तक। अगर मैं आपसे a प्लस बी की पावर 4 पूछ लूं तो आप वैसे तो मल्टीप्लाई कर लोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को खोल के उनकी मल्टीप्लाई कर देगी, आगे हमारा a प्लस बी की होल पावर 4। ठीक है, लेकिन अगर हम पावर ज्यादा मांग ले, मान लिया a प्लस बी की पावर 6 मान ली, ठीक है, तो वो कैसे करोगे, फिर आप क्या बार बार आप मल्टीप्लाई करते जाओगे उन टर्म्स को, नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरलाइज करेंगे चीजों को एक साथ रिलेट करना सीखेंगे कि कैसे ये एक्सपेंशन से एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, और रिलेट होने के बाद कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो जैसे a प्लस बी की पावर 1 है, जब पावर हमारी 1 है तो कितनी टर्म्स आई है हमारे पास, जब पावर 1 है तो कितनी टर्म आई है, एक और दो टर्म्स आई। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी है हमारी, 2 है, जब पावर 2 है तो कितनी टर्म्स आई है, 1 2 और 3, तो कितनी टर्म्स आई है हमारी, 3 टर्म्स आई है। ऐसे जब पावर 3 है तो कितनी टर्म्स आ रही है, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से जब आप देखोगे कि यहाँ पे आप एक चीज जनरलाइज कर रहे हो कि पावर 1 है तो कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, पावर 2 है तो 3 टर्म्स हैं, पावर 3 है तो 4 टर्म्स हैं। तो ऐसे अगर आप यहाँ से पूछा जाए कि आपको एक चीज तो पता चल गई यहाँ से कि अगर a प्लस बी की पावर 4 है तो यहाँ से इस एक्सपेंशन को खोलोगे तो कितनी टर्म्स आएंगे आपकी, 5 टर्म्स आएंगे। इसका मतलब जितनी भी ये पावर होती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आती है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगे आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज तो हमें ये पता चल गई। अब उसके बाद और कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पता इसमें और कुछ भी छुपा हो जो आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, छुपे हुए राज निकालने यहाँ पे हमें। तो देखो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं, इस ए से शुरू किया हमने, एक्सपेंशन खोलना हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले जितनी पावर ये है उतनी पावर से शुरू कर दो a का, और पावर डिक्रीज करते जाओ और b की पावर को इंक्रीज करते जाओ। तो देखो सबसे पहले a की पावर 2, फिर a की पावर 1, और यहाँ पे a की पावर 0, मतलब a की पावर कुछ भी है ही नहीं, a की टर्म है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही फिर b की पावर, a की पावर जैसे डिक्रीज करोगे तो b की लिखते जाओ, a की पावर 1, b की पावर 1, b की पावर 2, a की पावर, इसमें a की पावर को क्या करना है, डिक्रीज करना है, और b को क्या करना है, इंक्रीज करना है। a की पावर 2, फिर 1, फिर 0, b की पावर यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो a की पावर को डिक्रीज करते जाना है और b की पावर को इंक्रीज करते जाना है। ऐसे यहाँ से देखो पावर कितनी थी, 3, तो हमने कहाँ से शुरू कर दिया, 3 से, a की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे b की पावर अगर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब b की पावर कितना है, 0, b की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, किसी की भी पावर 0 कितना होता है आपके पास, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b की पावर 0, 1, 2 एंड 3। तो ये क्या हो गया कि b की पावर आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और a की पावर आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही आपको जनरलाइज करना था। तो अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि a की पावर तो हमें इंक्रीज करते जाना है और b की पावर को, सॉरी, a की पावर को डिक्रीज करते जाना और b की पावर को इंक्रीज करते जाना है। तो यहाँ पे कितना है, 4, तो a की पावर कहाँ से शुरू हो जाएगी, ये 4 से, तो a की पावर 4, फिर उसके बाद a की पावर एक डिक्रीज हो जाएगी और b की एक इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो जाएगा, a b क्यूब, प्लस फिर क्या हो जाएगा, b की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ भी मैंने क्या लगा कि 20 में प्लस है तो सारे साइन किसके आएंगे, प्लस के ही आएंगे आपके। ठीक, ये हो गया। अब इनके कोफिशिएंट्स देखेंगे। यहाँ पे तो कोफिशिएंट दोनों के 1 1 थे, यहाँ पे इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 3 3 और 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर इसके कोफिशिएंट्स भी देखेंगे हम कि कैसे क्या लिखेंगे। तो कोफिशिएंट्स को हमें एक जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली टर्म का क्या था, 1 कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं लिखा मल्टीप्लाई में, इसका मतलब कोफिशिएंट कितना है आपका, 1 है। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट भी कितना है, 1, इसका कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है। तो यहाँ से इसका भी कितना आ जाएगा, 1 और 1। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां से इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो वो हमने लिख दिया। कितना लिख दिया, 1 2 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसका कोफिशिएंट 1 3 3 और 1, तो कितना आ जाएगा, यहां से 1 3 3 और 1। अब आपको इससे कुछ दिख रहा होगा कि जितनी भी आपकी फर्स्ट लाइन थी या सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, जो भी है, जितने भी आपके एक्सपेंशंस थे, सब में पहले का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट भी 1 है और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट भी 1 है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट क्या है आपका, 1 है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट, जैसे शुरू में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले वाई टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1, और लास्ट वाई टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बीच वाले का कुछ पैटर्न, अगर हमें कुछ पैटर्न मिल जाएगा बीच वाले टर्म्स का, 2 कैसे आया, यहाँ पे 3 और 3 कैसे आया, नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, तो अगर इसका कुछ हमें पैटर्न मिल जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो चीजें। अब देखो यहां से देखें, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो गया, 2। ऐसे ही इन दोनों का सम कितना है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ऐसे ही इन दोनों का सम अगर हम लिखेंगे, 1 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। ठीक है, फिर इन दोनों का सम अगर हम लिखेंगे, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। इन दोनों का सम अगर हम लिखेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हमें एक पैटर्न मिल गया कि इन दोनों का सम करके लिखना। इन दोनों का सम कितना लिखा हुआ है, 2। फिर इन दोनों टर्म्स का सम कितना लिखा हुआ है, 3। इन दोनों टर्म्स का सम कितना लिखा हुआ है, 3। ठीक है, ऐसे ही
हमें पता चल गया कि यहाँ से इन दोनों टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 4, इन दोनों टर्म्स का सम 6, इनका सम 4। अब हमें देखो a प्लस बी की पावर 4 लिखना था, उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी 4 अगर पावर है तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी 5 टर्म्स आ जाएंगी। इसका मतलब कितने कोफिशिएंट्स आने चाहिए थे हमारे पास 5 कोफिशिएंट आने चाहिए थे। क्या ये 5 है 1 2 3 4 एंड 5। तो लिखना कहाँ से शुरू करते हैं, वहां से शुरू करेंगे। तो पहली टर्म का कोफिशिएंट कितना 1, फिर सेकंड का 4, फिर 6, फिर 4 और फिर 1। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट 6, इसका कोफिशिएंट 4 और इसका कोफिशिएंट 1। तो इस तरह से हम a प्लस बी की होल पावर 4 को हम लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं आपको कह दूं, आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दूं कि a प्लस बी की होल पावर 5 का आप निकालो, ठीक है, a प्लस बी की होल पावर 5 का आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमें लिखना क्या है यहां से a प्लस बी की होल पावर 5। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी है 5 है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है आपकी 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 6 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए की पावर 5, फिर ए की पावर डिक्रीज होती जाएगी और बी की पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए की पावर 5 प्लस ए की पावर डिक्रीज हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 4b प्लस फिर कितना आ जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी की क्यूब प्लस फिर कितना आ जाएगा ए बी की पावर 4 प्लस फिर कितना आ जाएगा बी की पावर 5। ये आ जाएंगे आपके पास, ठीक। अब इनके कोफिशिएंट्स आपको फिर से देखने, पहले तो अभी क्या बताया था 5 है पावर तो 6 टर्म्स आएंगे, कितने 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर आपको पता है कि जो फर्स्ट और लास्ट होते हैं जो टर्म्स होते हैं, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है ए की पावर 5, लास्ट टर्म क्या है बी की पावर 5, इनके कोफिशिएंट्स क्या आएंगे 1। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए 1 और 1, ठीक। अब उसके बाद बीच वाली के देखेंगे तो बीच वाली का हमें पैटर्न पता है 2 2 का सम। तो यहां से इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा 10, इनका सम कितना आएगा 10, इनका सम कितना आएगा 5। तो इसलिए कोफिशिएंट्स हमारे क्या हो जाएंगे 1 5 10 10 5 और 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5 10 10 5 और का। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब ये तो मैंने एक सिंपल सा दिया था कि 4 पावर तक मैंने निकाल दिया कि बताओ बेटा 5वीं पावर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके पास दे दूं कि a प्लस बी की पावर होल पावर 10 का निकाल दो तो आपको क्या करोगे, क्या 10 तक आप ये टेबल बनाने बैठोगे, ठीक है। अगर 10 तक आप बनाने बैठोगे तो पेपर में सारा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। देखो एक भी आप लाइन स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हर एक लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते, थर्ड लाइन नहीं लिखते तो आप फोर्थ लाइन बता ही नहीं सकते क्योंकि थर्ड लाइन के 2 टर्म्स का सम ही इसमें आता है, ठीक। तो एक भी लाइन आप स्किप नहीं कर सकते। और अगर आपके पास चलो मान लिया 10 तक आप फिर भी निकालोगे, यहाँ पे हमने पूछ लिया कि a प्लस बी की पावर होल पावर 20 का एक्सपेंशन बताओ, तो क्या आप 20 तक इसको निकालने बैठोगे, वो आपका नहीं निकलेगा और आप गलतियां करोगे और टाइम आपका आधा घंटा उसमें आप निकाल दो, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप इग्नोर करने के लिए कि ये सब चीजें आपकी ना आए तो आप इसलिए क्या पढ़ते हो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हो। अब ये जो हमारा बना है इसको एक टर्म बोलते हैं हम, और ये हमारी क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी बुक में लिखा होगा पास्कल्स ट्राइंगल। पास्कल ने बहुत पहले ही बता दिया था कि ये जो ऐसे टर्म्स आएंगे उनके कोफिशिएंट्स ये होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं पास्कल्स ट्राइंगल, जो आपकी कुछ ऐसी दिखती है। ये क्या होगी आपके पास्कल्स ट्राइंगल होगी कि इन दोनों टर्म्स का सम यहां से
1 और 1 का 2, यहाँ से 2 और 1 का 3, 2 और 1 का 3, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। ठीक है, ऐसे हमने किसका निकाला था, फिफ्थ वाले का निकाला था। तो फिफ्थ वाले का हम निकाले थे, तो यहाँ से 1 + 4 5, यहाँ से 6 + 4 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 10, यहाँ से कितना आएगा 5, और लास्ट वाली टर्म्स तो हमारी थी क्या 1 और 1। इस तरह से हम इसको आगे बनाते जाएंगे। तो ये हमारी क्या होती है पास्कल्स ट्राइंगल की। पास्कल हमें बहुत पहले बता दिया था कि ऐसा कुछ बनता है और उनके कोफिशिएंट्स इस फॉर्मेट में हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब हम हर बार तो ये ट्राइंगल बनाने नहीं बैठेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से पहले एक दो कुछ टर्म्स हैं वो हम देखेंगे कि वो टर्म्स हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले आपका क्या है, किसी भी नेचुरल नंबर का ही आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने रेशनल नंबर a/b की फॉर्म का ले लिया उसका फैक्टोरियल निकालने बैठे हो, उसका फैक्टोरियल नहीं निकलता है। ठीक है, तो हमेशा नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकलता है। ऐसा भी नहीं करना है कि आप नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल निकालने बैठे हो। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहां से देखो सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा, मान लिया हमने कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया 4, 4 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की नोटेशन ये होती है 4 फैक्टोरियल, या फिर फैक्टोरियल की नोटेशन ये होती है। मोस्टली बुक्स में यही मानी जाती है आपकी कि ये होता है 4 फैक्टोरियल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं फैक्टोरियल की तरह। तो यहां से क्या हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर हमने n की जगह पे क्या ले लिया 4, इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n की जगह पे 4 ले, इसका मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर कितने हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहां से कितना आ जाएगा 4 3 2 1, ये आपका हो गया फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या लेना है 5 फैक्टोरियल। n की जगह पे हमने ले लिया 5, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहां से कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। ठीक है, ऐसे हम n फैक्टोरियल निकालने अगर हम लगेंगे तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब आपको दिख रहा होगा सबसे पहले तो यहाँ पे ये सेम ही लिखा है, फिर उसमें हम एक एक कम करते जा रहे हैं। तो ऐसे हमने फर्स्ट सबसे पहले n लिख दिया, फिर n-1, फिर n-2, एक एक कम। यहाँ पे n-1 है, इसमें से फिर एक घटाए तो n-2 हो गया, फिर से एक माइनस करोगे तो n-3 हो जाएगा। ऐसे लास्ट में कहाँ तक जाएगा 3 2 1 तक। ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखो कहाँ तक जा रहे हैं 1 तक, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ऐसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, इस तरह से आप निकालोगे तो n फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में कहाँ तक जाएगा 2 1 तक। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट कि हमेशा 0 का फैक्टोरियल आपका क्या होता है 0 का फैक्टोरियल आपका क्या होता है 1 होता है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना है आपको कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है आपका 1 होता है। n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। देखो जैसे मैंने ये लिखा है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं 4, और इसको एक मैंने एक अलग टर्म मान लिया इतने को। ये क्या लिखा हुआ है 3 2 1, देखने में ये क्या लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स 1 2 और 3। तो इसको हम 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसे 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से यहां से किसको कैसे लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, कहीं भी जाके आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आपको जरूर बताएं। ठीक, अब उसके बाद है हमारा
न्यू ऑपरेटर NCR। न्यू ऑपरेटर में क्या है हमारा NCR क्या होता है, एक तो C का मतलब क्या होता है कम्बिनेशन, ठीक है, या परमुटेशन कम्बिनेशन में भी पढ़ोगे कि NCR क्या होता है आपका, NPR क्या होता है। NCR का मतलब कम्बिनेशन और NPR का मतलब परमुटेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो NCR, इसको न्यू ऑपरेटर बोल दो या फिर फंक्शन बोल दो। तो क्या होता है सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपके पास आप अपने जैसे आपकी मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाया तो उसमें कितनी डिशेज बनाई, 10 डिशेज बनाई, और आपको बोला जाए कि इसमें से आपको सिर्फ 6 ही खानी है, तो 10 में से क्या करोगे आप, उन 6 को सिलेक्ट करोगे ना, तो उसी सिलेक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं या फिर NCR कहते हैं कि आपने 10 में से कोई 6 डिशेज आपने क्या की, सेलेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा कि 10 अलग अलग डिशेज हैं, 10 अलग अलग डिशेज में से आपको क्या करनी है, 6 सेलेक्ट करनी है कोई भी, तो वो क्या हो जाएगा 10 में से अगर आप 6 सेलेक्ट कर लोगे, N की वैल्यू कितनी थी 10, टोटल कितनी थी 10, उसमें से आपने सेलेक्ट कितनी की 6, तो ये क्या हो जाएगा 10C6। तो इस तरह से होता है आपका कॉम्बिनेशन की सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग N ऑब्जेक्ट्स में से आपको R ऑब्जेक्ट्स निकालने, तो वो क्या हो जाएगा आपका NCR। और इसका फॉर्मूला क्या होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल, ये होता है आपका NCR का फॉर्मूला। अब इसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं N और R के ऊपर, ठीक है। N किससे बिलोंग करेगा आपका, हमेशा नेचुरल नंबर से, N कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म, मतलब एक सफिक्स एक प्रीफिक्स, इसको कुछ और भी बोलते हैं शायद, ध्यान आएगा तो बताऊंगी। बाकी N जो ऊपर वाला है N, वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। जो नीचे लिखा होता है R, वो हमारा 0 भी हो सकता है, N कभी भी 0 नहीं होगा, 1 से शुरू होगा, एटलीस्ट वैल्यू मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू N की क्या होगी आपकी 1 होगी। तो यहां से कितना आ जाएगा N की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो। R क्या होता है, होल नंबर से बिलोंग करता है, R की वैल्यू 0 भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा होल नंबर से, N क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर से। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने ये लिख दिया 6C10, ये ऐसा कभी भी नहीं होता है। N हमेशा क्या होगा, या तो R के इक्वल होगा या फिर R से बड़ा ही होगा, मतलब ये जो नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ये हमेशा इसके इक्वल या इससे छोटी होनी चाहिए हमारी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, R इज लेस देन इक्वल्स टू N, या फिर N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, एक ही बात है, N R के या तो इक्वल होगा या फिर R से बड़ा होगा। तो ये कंडीशंस हमारी इस NCR ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई होती है, ये कंडीशन हमारी ये फुलफिल करना ही करना चाहिए। आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ोगे -6C5, ये नहीं पढ़ोगे कभी भी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं देखोगे 6C7, भाई 6 ही चीजें हैं, 6 चीजों में से आप 7 थोड़ी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जितनी होंगी या तो उतनी सेलेक्ट कर सकते हो या उससे कम सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लिया आपके पास 6 चीजें, 6 में से आप कि आपके पास 6 डिशेज है और तो आपको खानी 7 है, तो 7 खाओगे कहाँ से जब आपके पास है ही 6। तो इसका मतलब जब आपके पास होंगी उतनी, मतलब जितनी होंगी उसी में तो सिलेक्ट करोगे, ज्यादा में से सिलेक्ट कहाँ से करोगे, तो हमेशा ही नीचे वाला इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा ऑपरेटर NCR। कुछ इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 people फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 people। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 2 people फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 people। ग्रुप कितने हैं 3, इसका मतलब N की वैल्यू हमारी कितनी है 3, उसमें सेलेक्ट कितने करने हैं 2 सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम जनरल से देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। मान लिया हमारे पास 3 people हैं A B C, इन 3 में से हमें 2 लेने हैं, कोई भी 2 ले सकते हैं हम। मान लिया हमने सबसे पहले ए बी को ले लिया, फिर हमने बी सी को ले लिया, फिर हमने ए सी को ले लिया, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं करना कि बी ए ले लिया या सी बी ले लिया, आगे पीछे से हमेशा इसमें ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ ये कहा गया था कि 2 सिलेक्ट करो,
ऑर्डर मेंशन नहीं किया गया था कि पहले पे यही आना चाहिए, दूसरे पे यही आना चाहिए। सिर्फ इतना बोला गया था कि आपको इसमें से 2 सिलेक्ट करने। तो यहाँ से ए बी ले लिया, बी सी और ए सी, इसके अलावा कोई भी आपका यहाँ से कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कितनी वेज आई, कितनी नंबर ऑफ वेज हैं, 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 3 पीपल्स में से 2 हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर हम फॉर्मूले से देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3C2, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है एनसीआर का, एनसीआर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम करेंगे तो 3C2 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1, 1 का फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 को तो कैंसिल करो ना, और लास्ट में आंसर कितना आ गया आपका। तो यहाँ से भी आपका कितना आया 3 नंबर ऑफ वेज आई कि हम 3 पीपल में से 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 का कॉम्बिनेशन बना के हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है एनसीआर ऑपरेटर। ऐसे हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पीपल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 पीपल। 4 का ग्रुप है, 2 आपको सिलेक्ट करने, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 4, r की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो इसका मतलब 4C2 ये हो गया। अब आपको पता है कि NCR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां से 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1, यहाँ से 2 बचेगा 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 6 नंबर ऑफ वेज आ जाएगी कि हम 4 पीपल में से 2 को सिलेक्ट कर सकते। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना 4C2, n की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल ग्रुप कितना है 4, सिलेक्ट आपको कितने करने 2 सिलेक्ट करने, तो 4C आपका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो एनसीआर ऑपरेटर होता है वो काम करता है। आपका समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये देखो बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं ये। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर होंगी तो ही आप बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से कर पाओगे, इनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपके होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें, टुच-पुच सी चीजें, ये तो आप आई थिंक आराम से कर ही लेंगे। और ये आप जो एनसीआर ऑपरेटर होते हैं ये आप परमुटेशन कंपनी से पहले चैप्टर जो होता है उसमें भी पढ़ के आप आए हैं, वहां भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ये आप करके देख लेना। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 पीपल आउट ऑफ 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, जैसे NC0। अब देखो एक चीज है कि आपके पास एक आपने कंपनी खोली, उसमें आपको क्या करनी है हायरिंग करनी है। ठीक, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आए n कैंडिडेट्स आए, n कैंडिडेट्स में से 0 का मतलब क्या है कि आपको एक भी नहीं लेना, n में से आपको एक भी पसंद नहीं आया कोई भी आपको नहीं लेना। तो उसका तरीका क्या है, कोई भी नहीं लेने का तो एक ही तरीका हो, सारे के सारे जाओ कोई भी नहीं आएगा। ठीक, अब यहां से आपको मान लिया कि उन n में से आपको एक सिलेक्ट करना है। NC1 का मतलब क्या है कि n कैंडिडेट्स थे आपके पास, उनमें से आपको किसी एक को लेना है। ठीक है, तो या तो आप फर्स्ट को लोगे या सेकंड को लोगे या थर्ड को लोगे या फोर्थ को लोगे ऐसे, या फिर आप nth को लोगे। ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस कितनी हुई, या तो पहला लोगे या दूसरा लोगे या तीसरा लोगे, ऐसे कितनी चॉइसेस होगी आपके पास n चॉइसेस होगी कि आप इन n में से किसी को भी ले सकते हो। तो कितनी नंबर ऑफ आएगी, कितनी चॉइसेस होगी आपके पास n। ठीक है, जनरल वैसे बता रही मैं, बाकी फॉर्मूले से निकाल के भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब आप नई कंपनी खोल रहे हो, आपको तो सारे के सारे लेने। ठीक है, सारे के सारे लेने का तरीका क्या है, भाई सारे आ जाओ, एक ही तो हुआ कि सारे आ जाओ, आपके पास चॉइस तो बची ही नहीं। ठीक है, जब चॉइस नहीं बची, एक ही चॉइस है कि सारे लेने हैं, तो इसका मतलब NCN = 1। ठीक है, ये तो मैंने आपको बस जनरली बताया कि कभी आप अपनी कंपनी खोलो
तो इस तरह से भी आप उनको हायरिंग कर सकते हो। ठीक, आई होप भविष्य में जरूर खोलोगे। उसके बाद देखो फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था हमारा, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां से देखो NC0 का मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमने पढ़ा था कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से n फैक्टोरियल अपॉन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से n माइनस 0 मतलब n, तो ये कितना बच जाएगा, n फैक्टोरियल। दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो यहां से NC1 कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब n फैक्टोरियल में बताया था कि कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको। नीचे 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है, इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई में है सारी टर्म्स, तो ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया, इससे एक कट हो गया, कितना बच गया n। ऐसे हम लास्ट देखेंगे, लास्ट को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस n कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, तो इसको हम हटा देंगे और इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है आपका फैक्टोरियल निकालने का कि कैसे हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, कैसे हम NCR ऑपरेटर को हम कॉल आउट कर सकते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो बताना जरूर मुझे। ठीक, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस R। तो यहां से कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। अब ये दोनों टर्म्स आपके इक्वल होती है हमेशा वैसे तो, लेकिन हम इसको सोल्व करके भी हम देख सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, NCR कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस ये होता है। ठीक है, NC n माइनस r को लिख सकते हैं, NC n माइनस r कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाला n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज n माइनस r फैक्टोरियल। यहां से कितना हो जाएगा, n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल। ठीक है, n से n कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल, और ये सेम ही लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा क्या होता है, NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r। ये आपको याद रखना है कि NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r भी होता है। ठीक, ये कुछ फास्ट कैलकुलेशंस है कि n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है। यह आप अच्छे से निकाल के देख लेना कैसे क्या होंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारे पास एक्सपेंशन आ जाएगा बाइनोमियल का। बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।